करते हैं इसे हम। सो हाँ जी, स्क्रीन नहीं। स्क्रीन शेयर आप नहीं करें। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा चल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने अभी फर्स्ट स्टेप उसकी करी है। अगर हम इसका पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो ये इसका फॉर्मेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। स्टेप बाय स्टेप हम सारी करते जाएंगे। शुरुआत होती है सरप्लस से। सरप्लस आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा तो उसका सरप्लस का बैलेंस आप निकालोगे, वो यहाँ पर आता है। सरप्लस में हम प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करते हैं पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ऐड करते हैं। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम छोड़ देते हैं। इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर वाला हम लेते हैं, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ करेंट ईयर। वैसे इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का ही होता है क्वेश्चन में। इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का ऐड किया जाता है। अगर कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ जनरल रिजर्व की बात नहीं है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स कोई सा भी रिजर्व हो सकता है, उसको भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, करेंट ईयर में जो प्रोविज़न किया उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर कुछ डिविडेंड पे हुआ है तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 5 आइटम्स ऐड होते हैं, 2 आइटम्स लेस होते हैं। अगर कोई टैक्स का रिफंड है, रेयरली कोई क्वेश्चन होता है जिसमें रिफंड ऑफ टैक्स हो, अधिकतर क्वेश्चंस में रिफंड ऑफ टैक्स होता नहीं है, पर अगर है तो उसे लेस करेंगे। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसे भी हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। सो यहाँ क्या बन गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्योंकि टैक्स हमने यहाँ से हटा दिया वापस, तो बिफोर टैक्स हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने यहाँ पर से हटा दिए तो वो भी हमारा यहाँ पर से लेस हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी लिखना होगा यहाँ पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हम इधर लिखेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम यहाँ पे लिखेंगे। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इम्पैक्ट भी यहाँ से हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ शिवा लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दिया गया है। लाइबिलिटी साइड है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लाइबिलिटीज, असेट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब हमें सबको मालूम है क्या क्या बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आता है। हमें स्टार्ट करना है सरप्लस से। सरप्लस किसके अंदर आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कई तरह के रिजर्व्स हो सकते हैं, सरप्लस होगा, जनरल रिजर्व होगा। तो ऑलवेज जब भी आपको बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स देख मिले, बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स मिले तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स को यहाँ पर देखना होगा। अगर नोट्स टू अकाउंट्स है तो, नहीं है तो आप यहीं से आप प्लस माइनस कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लिया रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है या 1,45,000 है, ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर 2-3 तरह के रिजर्व्स हों। तो हम सिर्फ इसकी मूवमेंट अगर देख लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2-3 जनरल रिजर्व भी है, सरप्लस भी है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो ऑलवेज़ इसका ब्रेकअप देखने के लिए नोट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नोट्स में है नहीं, फिर आप इसको ऊपर ऊपर से देख सकते हो यहाँ से सिर्फ। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी बैलेंस शीट गिवन हो तो बैलेंस शीट के साथ अगर कोई नोट दिया हुआ है तो डेटा आपको नोट में से उठाना है, बैलेंस शीट में से नहीं उठाना है आपको। सो रिजर्व एंड सर, यहाँ कोई नोट है नहीं तो यहाँ क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सरप्लस ही है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और कुछ यहाँ पर है नहीं। तो सरप्लस इंक्रीज़ हुआ है 145 से 2,55,000 का यहाँ पर सरप्लस इंक्रीज़ हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे 55,000 का सरप्लस यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हुआ है। सरप्लस से हमारा ये स्टार्ट होता है। फॉर्मेट देखते जाएंगे साथ में।
सरप्लस से स्टार्ट होगा, फिर ये 5 आइटम हमें ऐड करने, 2 आइटम हमें लेस करने हैं। तो डिविडेंड्स है, रिजर्व में ट्रांसफ़र है, प्रोविज़न फॉर टैक्स है। देखिए रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, अगर होता तो रिजर्व एंड सरप्लस में पता पड़ जाता, पर यहाँ सिर्फ सरप्लस है, इट मीन्स रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं है। डिविडेंड्स का देखते हैं। डिविडेंड्स के लिए कहीं कुछ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 21 एंड 22 आर 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। इंटरिम डिविडेंड को हम ऐड कर देते हैं, तो 10,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। ये 10,000 रुपीज़ इंटरिम डिविडेंड हमने ऐड कर दिया। प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल वाला ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला ऐड करते हैं, करेंट ईयर वाले को हम कुछ नहीं करते क्योंकि कैश फ्लो उसका भी हुआ ही नहीं है। तो पिछले साल का है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये प्रपोज डिविडेंड को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो हमारे फॉर्मेट में से हमने क्या क्या ले लिया, देखिए सरप्लस ले लिया, प्रपोज डिविडेंड ले लिया, इंटरिम डिविडेंड ले लिया, ट्रांसफ़र टू रिजर्व कुछ है ही नहीं, इसे भी हमने ले लिया। क्या क्या रहता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। देखते हैं कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या। शेयर कैपिटल गिवन है आपको 5 लाख 5 लाख, कोई चेंज नहीं है शेयर कैपिटल में। इसका कोई नोट है, इसका कोई नोट नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मीन्स ये शेयर कैपिटल इक्विटी वाली ही है। अगर प्रेफरेंस भी होती है तो इधर कुछ परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है, तो हमें इसका डिविडेंड छोड़ देना है, इसका डिविडेंड कुछ हम नहीं लेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। और क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको यूजुअली नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, या नोट्स के अंदर सिर्फ डिविडेंड का और कुछ नहीं है। इट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दिया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को छोड़ दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को छोड़ दिया, रिफंड ऑफ टैक्स और प्रोविज़न फॉर टैक्स, 2 चीज़ अब यहाँ बचती है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ पर है क्या, देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहाँ दिया गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 50,000 और 30,000, 30 से 50 इंक्रीज हुआ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका नोट नंबर लिखा है 1। इसके नोट में जाकर देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या है। इसमें दिया गया प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको 30,000 और 50,000, 2 प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो करेंट ईयर में बनाया गया है, इसे हमें ऐड करना होता है, इसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अभी हम इसके रूल्स लिख लेंगे एक बार ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब सारे आइटम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हो गया, रिफंड फॉर टैक्स लेस करना होता है, ये भी हमारा यहाँ पर काम हो गया है। सो सरप्लस, ये जो ब्लू करा इनको सबको ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक नहीं आया, अभी इसकी सिर्फ एक स्टेज हुई है। अब आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में 2 पेज पे ये फॉर्मेट नोट करना शुरू करोगे आप। ये फॉर्मेट में पूरे सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 1 बाय 1 हम फॉर्मेट लिखते हैं। 2 पेज में आप ये फॉर्मेट लिखना शुरू कर दो, और 2 पेज के बाद, 2 पेज के बाद जो मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, उन रूल्स को आपको लिखना है, उन रूल्स को आपको यहाँ पे लिखना है। पहले आप ये फॉर्मेट लिखना शुरू करिए, अभी थोड़ा सा आएगा, बाकी आपका पेज खाली रहेगा। एक पेज जिस पे ये लिख रहे हो खाली रहेगा, उसके अगला पेज भी आपका खाली रहेगा, उसके नेक्स्ट पेज पे हम रूल्स लिखना शुरू करेंगे। तो पहले आप ये फॉर्मेट लिख लीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, इसे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए।
आगे जगह छोड़नी है क्योंकि इस फॉर्मेट में अभी और आइटम्स आएंगे जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। सर, हाँ जी। सरप्लस कैसे निकाला आपने? और फिर ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या चीज़ कैसे निकाला, एक बार रिपीट करिए। सरप्लस। सरप्लस कैसे निकाला? सरप्लस ये। आपको पिछले साल का और इस साल का दिया हुआ होता है। इसको लिख देते हैं सी वाई माइनस एल वाई, करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। करेंट ईयर में से लास्ट ईयर का माइनस करोगे तो सरप्लस का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इस वाले केस में, ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर सरप्लस आपका आ रहा है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दिया गया है 2 लाख। करेंट ईयर का 2 लाख है, पिछले साल का 145 है, तो माइनस करेंगे 55,000 से सरप्लस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सर, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आगे क्वेश्चंस में आएगा जब आपको समझ आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है, वाणी ने नोट कर लिया। यस सर, हो गया। रिम्मी का और श्रेया का रहता है नोटिंग। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं इस फॉर्मेट में फिट हो जाएंगे, और 8-10 क्वेश्चंस आप अपने हाथ से करोगे तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मेट। सर डन। ठीक है, रिम्मी का रहता है। सर, मेरे को 1 मिनट चाहिए। हाँ ठीक है, आप नोट कर लो। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन जो आपके शुरू के छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सर डन। ठीक है, अब इसके रूल्स हम लिखते हैं। देखिए रूल्स के अंदर जो इंटरिम डिविडेंड है, सबसे पहले हम इंटरिम डिविडेंड का लिखते हैं। इंटरिम डिविडेंड अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते वक्त ऐड किया जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अभी हमने किया है फॉर्मेट में, इंटरिम डिविडेंड वहाँ पर ऐड होगा, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इट विल बी एन आउटफ्लो। दो जगह आपको उसका इंटरिम डिविडेंड का इम्पैक्ट लेना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग निकालने के लिए है तो फिर ये फाइनेंसिंग वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरिम डिविडेंड का आपका रूल हुआ। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? पिछले साल का भी दिया हुआ होता है, इस साल का भी दिया हुआ होता है। पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया उसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली चीज़ में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो करेंगे
अज्यूमिंग दैट दिस इज पेड इन करेंट ईयर, करेंट ईयर में इसका पेमेंट हो गया ऐसा मान के हम इसको आउटफ्लो में मानेंगे। प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर अगर है उसका कुछ नहीं करना, उसे हमें छोड़ देना है क्योंकि कैश फ्लो उसका भी हुआ ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल अनपेड डिविडेंड लिखा हुआ मिलता है तो उसका भी हमें कुछ नहीं करना, बिकॉज कैश फ्लो उसमें हुआ नहीं हो, पेएबल है सिर्फ। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट ऑन योर ओन सेल्फ, अपने आप कैलकुलेट करो, अनलेस क्वेश्चन सेज दैट इट हैज़ नॉट बीन पेड। या तो क्वेश्चन बोल देगा कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि अनपेड है तो देन आपको खुद गिन करके और उसका पेमेंट करना है। करेंगे क्या, उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले में ऐड करो जो अभी फॉर्मेट में आपने लिखा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इट विल कम इन एन आउटफ्लो। तो आपके रूल्स इंटरिम डिविडेंड का रूल हो गया, प्रपोज डिविडेंड का हो गया, और ये हो गया, चौथा ही हो गया। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड एंड फाइनल डिविडेंड, इसमें 2 पॉइंट डाल देते हैं। फिर ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स भी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली चीज़ में ऐड कर देते हैं।
पॉइंट नंबर 5 तक जिसका जिसका नोट हो जाएगा वो बताएगा। सर डन। ठीक है, श्रेया का हो गया। गया। दक्ष का भी हो गया है। रिमी का एंड वाणी का रहता है। हो गया सर। ठीक है, रिमी का रहता है। हो गया सर। ठीक है, सो पॉइंट 5 तक हुआ। प्रोविज़न फॉर टैक्स का समझना है अभी आपको। दिस इज़ पॉइंट नंबर 6। देखिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स में अगर आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी टैक्स पेड दिया हुआ है, अभी वाला जो क्वेश्चन था इसमें टैक्स पेड नहीं था, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको दिया हुआ था। प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ था, टैक्स पेड कहीं दिया हुआ नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं अगर टैक्स पेड दिया हुआ हो, टैक्स पेड दिया हुआ तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में उसे आपको ऐड कर देना है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, जिस भी एक्टिविटी का है उसमें जाकर के हम उसको लेस करेंगे बाद के अंदर। इसे अभी आप सिर्फ नोट करेंगे, उस स्टेप पे हम पहुंचेंगे तब हम उसको वहाँ पर करेंगे। सो ये अगर टैक्स पेड क्वेश्चन में आपको गिवन है तो। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, जैसा कि अभी हमारे जो हमने क्वेश्चन किया है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर आपको गिवन है, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। जैसा अभी वाले क्वेश्चन में हमारा था, ओपनिंग बैलेंस है 30,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 का। इस तरह से अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया गया है तो हमें क्या करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर का जो है, जो 50,000 रुपये है, इसे हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज ये इस साल में प्रोविज़न बनाया है। अब प्रोविज़न तो कोई कैश फ्लो होता नहीं है, प्रोविज़न सिर्फ एक अंदाजे के बेस पे बनाई हुई चीज़ होती है, ये कैश फ्लो नहीं होता इसमें, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे करेंट ईयर वाले को। पिछले साल वाले जो प्रीवियस ईयर वाले जो प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया गया है उसको हम लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर से या जिस भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो उसमें से। इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया भाई, 50,000 तो हमने ऐड किया, 30,000 को हमने क्यों एडजस्ट नहीं किया, बिकॉज वो बाद में होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली चीज़ निकाली है, ये डिडक्शन जो है बाद के अंदर होता है, नेक्स्ट स्टेप में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ करेंट ईयर वाले को किया, 30,000 का हमने कुछ भी नहीं किया। फिर इसमें और एक केस होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स में, अगर क्वेश्चन प्रोवाइड्स, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्रोविज़न फॉर टैक्स, ओपनिंग भी दिया क्लोजिंग भी दिया, इसके लिए लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, सारे प्रोविजंस लाइबिलिटी होते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
इधर ओपनिंग बैलेंस आएगा, इधर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस और इधर आपका ये ओपनिंग बैलेंस है। अगर कोई नया प्रोविज़न बनेगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई नया प्रोविज़न बनेगा तो वो आपका इधर आएगा, बाय प्रोविज़न, या पी एंड एल ही लिख देते हैं, बाय पी एंड एल, बेसिकली प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर है। और अगर कुछ पेमेंट होता है तो इधर आता है, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट अगर आपका है तो इधर आएगा। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन, या तो ऊपर वाला केस है कि प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का और कुछ नहीं दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया, तो आपको ये इस तरह से करना है। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ इनमें से कोई एक फिगर वो दे दे आपको, या तो बनाया कितना प्रोविज़न, प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर दे दे, या पेमेंट कितना किया है दे दे, तो चौथी फिगर आपको फिर निकालनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, 4 पॉइंट है देखिए, एक ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है, और एक कितना प्रोविज़न इस साल में बनाया, वो 4 चीज़ यहाँ पर है। 4 में से 3 आपको गिवन होगी, चौथी चीज़ आपको यहाँ पर अकाउंट बना के निकालनी पड़ेगी। जब अकाउंट बना के निकल जाएगा तो जो पी एंड एल अकाउंट, जो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, इसको तो हम करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ये जो पेमेंट किया गया है इसको हम करेंगे आउटफ्लो की तरह से बाद के अंदर, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ टैक्स पेड गिवन इन द क्वेश्चन वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ हम इसके अंदर करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 6, साथ में ये अकाउंट का फॉर्मेट भी आप नोट कर लीजिए। तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। पॉइंट नंबर ए, अगर टैक्स पेड ही क्वेश्चन ने दे दिया तो हमारी वहाँ पे बात ख़त्म। पॉइंट नंबर बी, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया प्रोविजन फॉर टैक्स का और कुछ भी आपको दिया नहीं गया है। पॉइंट नंबर सी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया, तो चौथी फिगर आपको अकाउंट बना के निकालनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 के ए, बी और सी तीनों नोट करने हैं सबको।
सो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसे कुछ ज़्यादा था नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा लेंदी होता है। हो गया ठीक सर। है, वाणी का हो गया, श्रेया का हो गया, दक्ष का और रिमी का रहता है। सर हो गया। दक्ष का भी हो गया, रिमी का रहता है। हो गया रिमी का? सर फॉर्मेट। फॉर्मेट अभी यस सर। पॉइंट नंबर 6 के ABC लिख लिया ना आपने? यस सर। ओके जी। पॉइंट नंबर 7, अगर किसी क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स है, देखो टैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए, सर वेट वेट, मेरे को फॉर्मेट बनाना है। कौन सा फॉर्मेट बनाना है? अच्छा, ये अकाउंट का फॉर्मेट। यस सर। ओके, बना लीजिए आप। अकाउंट का फॉर्मेट एक नॉर्मल लाइबिलिटी अकाउंट है ये। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट में आ रहा है। अगर कोई नया प्रोविज़न और बनाओगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया है। लेकिन जब पे कर देंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो पेमेंट आप पे डेबिट साइड में इसलिए आता है। जो भी चौथी फिगर आपकी आएगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी। मान लीजिए बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको 50,000 का है, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 का है, नया प्रोविज़न इस साल 60,000 का बनाया है, तो टोटल हो जाएगा 1,10,000। इधर 40 आ रहा है, इट मीन्स 110 माइनस 40 विच इज़ 70,000 का पेमेंट हमने इस साल में किया है। तो 60,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे, 70,000 को हम लेस करेंगे एज एन आउटफ्लो। ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में से, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग में से, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग के वहाँ से हम लेस करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट मानेंगे। हो गया रिम्मी का? यस सर। ओके, चलिए अब पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, टैक्स का रिफंड। टैक्स में देखिए क्या होता है, मान लीजिए 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 है। 2020 में मैंने मान लीजिए गवर्नमेंट को 1,00,000 रुपये टैक्स दिया था 2020 में। अभी मैं 2023 में बैठा हुआ हूँ। 2023 में इस साल का मेरा टैक्स है 80,000 रुपये का। इस साल का टैक्स है 80,000 रुपये का, ये मैं गवर्नमेंट को पेड करूँगा। लेकिन जब 2020 में मैंने टैक्स दिया था, उसमें से गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इस पर्सन ने ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो वो मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दिया था वो रिफ़ंड यहाँ पर दे देंगे। तो रिफ़ंड
क्या होता है, पिछले साल का रिफंड इस साल मिलता है, पहले के किसी साल का रिफंड हमें इस साल में मिलता है। कैश फ्लो के एंगल से दिस इज़ एन इनफ्लो, ये इनफ्लो है, कैश मिला है हमें, और 80,000 मैंने इस साल का पे किया, 10,000 मुझे पैसा रिफंड मिल गया। नेट टैक्स मैंने कितना पे किया, 80 माइनस 10, 70,000 का मैंने यहाँ पे टैक्स पे किया है। अगर रिफंड क्वेश्चन में हो तब, सो रिफंड में हम क्या लिखेंगे, जब हम टैक्स पेमेंट जहाँ पे भी डालेंगे उसमें उस वक्त 10,000 का रिफंड माइनस कर देंगे, सिर्फ 70 का ही पेमेंट हम दिखाएंगे। तो रिफंड को अलग से कहीं नहीं दिखाना, जहाँ भी टैक्स पेड दिखाओ उसमें से रिफंड माइनस करके नेट टैक्स पेड को आपको सिर्फ दिखाना है। सो शोन एज नेट ऑफ टैक्स पेड, कैसे निकालेंगे, पेड माइनस रिफंड, पेड माइनस रिफंड, नीचे लिखा हुआ है ये रिफंड ऑफ टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स क्या होता है, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का क्या मतलब है बताइए। सर जिन चीजों से सुपर प्रॉफिट या सुपर लॉस हुए। जिन चीज़ों से सुपर प्रॉफिट या सुपर लॉस होता है, ट्रांजैक्शंस विच गिव सुपर प्रॉफिट्स, और कुछ एग्जांपल बताइए। सर जैसे कोई जमीन बेचना। ओके, देखो ज़मीन बेचना यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वो आएगा। बिजनेस अपने असेट्स को बेच सकता है, असेट्स बेचने पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स जो रेयरली कभी सर होते हैं। हाँ जी, सर लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, यस लॉस बाय फायर होएगा, जो रेयरली कभी होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि लॉस बाय फायर है, किसी दिन आपके कोई गोडाउन है या आपकी शोरूम है, वहाँ पर आग लग गई, उससे आपको बहुत नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान है आपका, इस नुकसान को हमें जब पी एंड एल हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें इसको अलग कर देना चाहिए, इस नुकसान को, अदरवाइज़ तो मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे नॉर्मल बिजनेस का कितना है, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मेरा कितना है। जैसे मान लीजिए कि आपका पास्ट 5-6 साल का स्कूल का परफॉर्मेंस हम रिव्यू कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, 5-6 साल का हम रिव्यू कर रहे हैं। कोई एक साल ऐसा था जब आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, आपके मार्क्स कम आए थे। अब अगर मैं उस रिव्यू में से उस एक ट्रांजैक्शन को हटाऊंगा नहीं तो मेरा रिव्यू गलत हो जाएगा, बिकॉज उस साल तबीयत ख़राब हुई इसलिए मार्क्स कम आया, अदरवाइज मार्क्स सारे आपके अच्छे आते हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी हम यहाँ पर एक बार को उसका इम्पैक्ट रिमूव कर देते हैं। इसका पहला कारण ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाती है आपको, उसको भी हम यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं। सो पहला कारण इसका क्या है कि रिमूव एज इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बार को हम यहाँ पर से इसका इम्पैक्ट हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अगर ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में बाद में आके एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में करेंगे, फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में जा कर के उसे हम करेंगे। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में अगर एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको ऐड कर देना है। लेटर ऑन जो भी रेस्पेक्टिव एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के अंदर ये आउटफ्लो होएगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो शुरुआत के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको लेस करना है, लेटर ऑन ये आपका एक इनफ्लो हो जाएगा रेस्पेक्टिव एक्टिविटी में से। इसको डिडक्ट नहीं लिखेंगे, इसको इनफ्लो लिखेंगे यहाँ पे। ये नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, पॉइंट नंबर 8। सो जैसे लॉस बाय फायर एक एग्जांपल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। एक्सपेंस। ओके, रिमी का हो गया। उस लॉस बाय फायर के सामने अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है तो इंश्योरेंस क्लेम आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। जैसे वैसे तो आप अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस से आपकी इनकम होती है, किसी साल में आप केबीसी में चले गए, कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ आपने 10 लाख रुपए जीत लिए, तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। पॉइंट नंबर 8 सबको लिखना है।
हो गया सर। ठीक है, वाणी का हो गया, रिमी का हो गया, दक्ष का और श्रेया का रहता है। सर हो गया। दक्ष का भी, स्टूडेंट। श्रेया का भी हो गया। ओके, सो अभी हमने रूल्स लिख लिए। नेट प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मेट था वहाँ तक के हमने सारे रूल्स इसके लिख लिए हैं। जो ये ब्लू कलर का फॉर्मेट आपने पहले नोट किया था, प्रपोज डिविडेंड के रूल्स हो गए, इंटरिम डिविडेंड के हो गए, रिजर्व ट्रांसफ़र के हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे रूल्स हमने लिख लिए। अब आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन नंबर 8 को वापस देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन खुद करना होता तो आप इसे कर सकते थे सॉल्व, या नहीं कर सकते थे। देखिए, सरप्लस आपको दिया हुआ है, इसके डिफरेंस से आप सरप्लस यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। अगर नोट्स टू अकाउंट्स में है गिवन, तो नोट्स टू अकाउंट्स में से आपको लेना है। बाकी ये सब यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शेयर कैपिटल, ये सब आ रहा है। इन सब का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। फॉर्मेट में जहाँ ये जाकर फिक्स होंगे वहाँ पर जाकर हमें इन्हें लेना है। तो ये ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, अभी इनका कुछ भी नहीं करना है। करंट एसेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का, इनका भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसका यूज़ होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ गिवन है, इसको हमने रूल्स इसके बना लिए, उसके हिसाब से होएगा। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर आपको गिवन है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपने आप करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9, सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मेट आपके पास है, रूल्स आपके पास में दिए हुए हैं, सिर्फ ऐड लेस का काम है। 9 करेंगे सब लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स आपको निकालना है। सर डिविडेंड पेड इन करंट ईयर वाला लेना है, यस, लेते हैं। डिविडेंड पेड इन करेंट। अगर देखो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है तब फिर हमको कन्फ्यूज़न होता है पिछले साल का या इस साल का। जो पेड है, पेड तो लेना ही लेना है, पेड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है। अगर किसी को कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पूछ सकता है।
सो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया इट मीन्स कि आप पीछे के मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाले। हो गया सर। ठीक है, वाणी का हो गया, आंसर मैच हो गया वाणी आपका। सर 7 यस लाख सर। 45,000 ठीक हो है, गया। दक्ष का भी हो गया है। Yes, sir. 7,45,000. ओके, रिमी का रहता है। सो अब जैसे आपको फॉर्मेट से आपका थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो गई, अब इसके अंदर क्या होगा, कहीं प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो पिछले साल वाला ऐड करना है, इस साल वाला छोड़ देना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स इसमें है नहीं, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स होता तो हमने जो रूल बनाया उसके हिसाब से हम प्रोविज़न फॉर टैक्स को भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स है, वैसे यहाँ पर करंट ईयर का दिया गया है। पिछले साल का और इस साल का अगर दिया होता तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता। रिमी का हुआ, आंसर बताऊँ? सर हो गया 7,45,000। ओके गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में पहली स्टेप होती है। सो सरप्लस से आप स्टार्ट करते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे आप पहुंचते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप में जितने भी हमारे P&L में नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, मतलब ऐसे खर्चे जो कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसे खर्चे जिनका कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे या इनकम नहीं है, उनको हम यहाँ पर से एडजस्ट कर देते हैं। उनको सबका इम्पैक्ट हम हटा देते हैं, बिकॉज जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाले हैं, नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के, वो वहाँ पर जाएंगे। पहले हम ये नॉन ऑपरेटिंग वाला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और हम यहाँ लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब दीज आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये हम आपके या तो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमने डिस्कस किया था P&L तो एक ही बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बनता है, और हमने शुरुआत करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं, उनको सबको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस को हटाने के लिए उन्हें हम वापस से ऐड कर देंगे। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसे हम यहाँ पर से लेस कर देंगे। एग्जाम्पल्स इनकम का क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचने से आपको फ़ायदा हुआ। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से आपको फ़ायदा हुआ। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स, कोई भी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट या लोन्स पे इंटरेस्ट, ये आपका इसका एग्जाम्पल है। नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हमने खर्चा तो है, P&L में हमने एक्सपेंस में डाला है, लेकिन कैश में उसका पेमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ किया है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बुक एंट्री होती है, ना किसी को कैश दिया है ना किसी से कैश लिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचने से जो नुकसान हुआ, ये हमारा कैश में नहीं हुआ। देखो, मशीन बेचने के सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड एक अलग चीज़ है। 40,000 में मशीन बेची और इसको बेचने पे लॉस हुआ मुझे 5,000 का, तो सेल प्रोसीड्स तो मेरी जाती है वैसे इन्वेस्टिंग में चली जाती है सीधी, लेकिन मशीन बेचने से जो लॉस होता है, ये लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बट ये अलग से कुछ कैश फ्लो नहीं है 5,000। ये सिर्फ हमने क्या किया कि मशीन की रिटन डाउन वैल्यू WDV अगर उसकी 35,000 थी, इनका दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ये 5,000 है, तो अलग से कुछ कैश फ्लो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को नॉन कैश एक्सपेंस मान के वापस से ऐड कर देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने गुडविल रिटर्न ऑफ पहले डिस्कस किया था, ये भी कोई कैश फ्लो नहीं होता है इसके अंदर, तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंस में। नॉन कैश इनकम
फॉर एग्जांपल मशीन बेचने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर नॉन कैश इनकम में लेस कर देंगे। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स और सीखे हमने, ऐड लेस ऐड लेस। जब ये कर देते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी भी हम पहुँचे नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तक, ये हमारा सेकंड स्टेज है। तो अब आप इसे नोट करेंगे, जहाँ पर आपने ये फॉर्मेट लिखा हुआ था, उस जो खाली पेज छोड़ा था उस खाली पेज के वहाँ पर आप इसे नोट करेंगे, इसको पूरे को। ये खाली पेज नहीं छोड़ो। अब छोड़ना था, मैंने आपको बोला 2 पेज यूज़ करने। अब जहाँ भी आपके पास जगह आप नोट कर लीजिए वहाँ पे। इसे मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 4 चीज़ों का एडजस्टमेंट यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इनके 2-3 लिखें, और भी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बनता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ हमें हर चीज़ को इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग 3 चीज़ में करना है। अगर P&L भी 3 बनते होते तो देन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रीन कलर वाला पोर्शन नोट करना है सभी को। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, इसे आप नॉन कैश भी मान सकते हो, आप इसे नॉन ऑपरेटिंग भी मान सकते हो, दोनों चीज़ में फिट हो सकता है। तो इसे आप कहीं भी डाल सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को। गुडविल भी है, गुडविल भी नॉन कैश भी हो सकता है या नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है, बिकॉज गुडविल एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये भी कहीं भी जा सकता है। सर डन। ठीक है, श्रेया का हो गया है। सर डन। दक्ष का भी हो गया। हो गया सर। ठीक है, वाणी का भी हो गया। रिमी का रहता है। तो हमारा टाइम भी हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के हम क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल स्टार्ट करेंगे। जिनका हो गया तो दे कैन साइन आउट।